मधुमालती कार्यक्रम। दोस्तों, मैंने मधुमालती कार्यक्रम के आरंभ में आपसे आखिरी नमस्कार क्यों कहा, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है, तो चलिए मैं बता देता हूं। आखिरी नमस्कार के पीछे कारण यह है कि मैं और आज की मधुमालती मेरे जीवन की आखिरी मधुमालती है। मतलब यह है कि मैं आज आपसे विदा ले रहा हूं। आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं, रिटायर्ड हो रहा हूं। आप सभी श्रोताओं के प्यार ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं वर्षों तक आपकी सेवा करता रहा। ये तो आपकी इनायत थी, आपका एहसान था मुझ पर, और उसी एहसान की गठरी को लेकर मैं आज आप सभी श्रोताओं ने आकाशवाणी नागपुर के सभी उद्घोषकों को भरपूर मान सम्मान दिया। यह हम पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। भाई और बहनों, पिछले 29 वर्षों से मैं आपकी सेवा में रहा हूं। अशोक जाम्बुलकर नाम के वृक्ष का बीजारोपण तो विविध भारती सेवा मुंबई के आंगन में 1992 में हुआ था, किंतु विशाल वटवृक्ष की शक्ल उसे आकाशवाणी नागपुर के मायके में ही मिली, और मैंने अपने जीवन की डोर से श्रोताओं को बांध रखा है। श्रोताओं के मन को बांधने की कोशिश की है। मैं कहां तक सफल रहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रेम की इस डोर को मैं रहती जिंदगी तक संभाल कर रखूंगा। ये वादा है मेरा। जिंदगी भी बहुत ही दिलचस्प है। हमारे भाई, बंधु, सखा, सहेली, मित्र सब कुछ हमारे श्रोता ही तो है, जिन्हें हम अपने जीवन की डोर से बांध लेते हैं, और उसके एवज में हम श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं उनके पसंदीदा गीतों के माध्यम से। श्रोताओं, रेडियो मानव जीवन का अभिन्न अंग है। बदलती दुनिया में आज भी बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, इन सभी को रेडियो अपना बहुत ही नजदीक का साथी लगता है और रिश्तेदार लगता है। रेडियो जीवन में ऐसे रच बस गया है जैसे आंखों का। दोस्तों, मैंने विविध भारती सेवा मुंबई से अपना सफर शुरू किया था। भूले बिसरे गीत, हवा महल, मनचाहे गीत, इन कार्यक्रमों में मैं सहभागी रहता था। सुनो कहानी, हसगुल्ले, छाया गीत जैसे कार्यक्रम का निर्माण भी किया था। इस सफर के मेरे सभी विविध भारती सेवा के वरिष्ठ उद्घोषकों की आज बरबस याद आ गई। अपने जमाने की विविध भारती की सुप्रसिद्ध उद्घोषिका कांता गुप्ता, इंदु साहनी, कैलाश सूरी, उषा साराभाई, आशा साहनी, रेणु बंसल, अहमदी खान, श्रद्धा भारद्वाज तो आज नागपुर में भी है हमारे साथ, शहनाज अख्तरी, अहमद वसी साहब, सुप्रसिद्ध गीतकार संजय सिंह, लड्डूलाल मीणा, कमल शर्मा, अमरकांत दुबे, कमल किशोर बराइक, ममता सिंह, यूनुस खान, इन सभी दोस्तों के साथ मैंने विविध भारती में काम किया। वैसे ही आकाशवाणी नागपुर की अनुराधाताई जोशी, लता कुलकर्णी, वैशाली बोधनकर, प्रभा देउस्कर, अंजलि दुरुक्कर, कुमुद कुकरेजा, सैमसन मानवटकर, राधिका पात्रीकर, चंद्रकला नागोत्रा, रविंद्र भूसारी, जयंत पात्रीकर, नंदकिशोर तारे, इन उद्घोषकों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जिंदगी के सफर में कुछ लोग बिछड़ गए, कुछ साथी बिछड़ गए, और कुछ आज भी अपने काम को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। जीवन है, आखिर चलते तो रहना ही पड़ेगा। मित्रों, आकाशवाणी नागपुर के माध्यम से, उसके विविध कार्यक्रमों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहा। जैसे हेलो मेरी पसंद, सुनहरे नगमे, हेलो डॉक्टर, गीत गंगा, सांझधारा, बेला के फूल, और आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी मधुमालती। हजारों खतों की आमद इस केंद्र में होती है आज भी, और उन्हीं खतों के माध्यम से पूरे किए जाती है आपकी फरमाइश। ज्ञान, मनोरंजन के साथ साथ सूचना को शुद्ध स्वरूप में आप तक पहुंचाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। जीवन की डगर बहुत लंबी है,
इसमें मोड़ है, पगडंडी है, जंगल है, समंदर है, लेकिन फिर भी जीवन तो है जीवन। सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा ना। आई कधी येणार? आता येईलच हा. अगं सांग ना कधी येणार? सांगितलं ना येईलच आता. ही बघ आली विहीर. अगं विहीर नाही आई, आपल्या घरी नळाचं पाणी कधी येणार? नळाचं पाणी. अगं गुड्डी लवकरच येणार पाणी. जलजीवन मिशन आलंय. आपण एक पाऊल उचललं की सरकार 10 पावलं उचलेल. खरंच. तुझ्या तोंडात साखर पडो. साखर नाही आई, स्वच्छ पाणी. 2024 पर्यंत देशातील सर्व 19 कोटी घरात पोहोचणार पिण्याचे स्वच्छ पाणी. आता येईल हर घर जल. जल जीवन मिशन. जल शक्ती मंत्रालय, भारत सरकार. पोरा फौजेची नोकरी हाय. एकदा विचार कर, तू एकीकडं कुटुंब दुसरीकडं. बापू इथं कुटुंबाला ठेवून बी काय फायदा? शाळा उघडत नाहीत, घरी काही शिकत नाहीत. शाळा उघडल्यात ना मुलं आपल्या गावात. अरे माओवादी लोक त्या चालू देत नाहीत ना. त्यांच्या भीतीनं कोणी शिक्षक येत नाही ना मुलं येतात. बापू हे तर बस मुलांच्या भविष्यासंग खेळतायत. अरे हत्यार उचलायचा एवढा शोक आहे तर फौजेमध्ये भरती का नाही होत? बाष्कळ गोष्टीमध्ये सर्व गावकऱ्यांना भडकवतात, बेकायदा कोर्ट भरवतात आणि स्वतःच शिक्षा ठोठावतात. देशामध्ये मुलांच्या शिक्षणावर सरकार खास लक्ष देते, आणखी फी सोयी सवलती आहेत. मग आम्हीच का मागासलेलं राहायचं? मुलांना शिकवा, विकासाची वाट चोखाळा. ईज ऑफ लिविंग की ओर एक और मजबूत कदम. करदाताओं की सहूलियत के लिए आयकर विभाग का नया ई फाइलिंग पोर्टल. इस नए पोर्टल www.incometax.gov.in में बहुत सारे सुविधाजनक फीचर्स हैं, जैसे यूजर फ्रेंडली और मोबाइल के लिए अनुकूल ऐप, हेल्प डेस्क सहायता और चैटबॉट, प्री फिल्ड फॉर्म और इसके अलावा और भी कई फीचर्स हैं. ध्यान रहे ये नया पोर्टल आपके लिए 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा और इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून तक ई फाइलिंग पोर्टल उपलब्ध नहीं रहेगा. इसीलिए पोर्टल से संबंधित अपने आवश्यक कार्य 31 मई तक अवश्य निपटा लें. या 7 जून 2021 से नए ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in का प्रयोग करें. प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता. श्रोताओं नमस्कार. अशोक जी के इस मधुमालती कार्यक्रम में मैं श्रद्धा भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. वैसे ये हकीकत है कि आती हुई सुबह, आती हुई बहार, आती हुई खुशी, आती हुई सफलता, आती हुई शोहरत, ये सभी को अच्छी लगती है. पर आने के साथ जब जाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं दिल खट्टा हो जाता है, कहीं ना कहीं दिल में एक कसक सी होती है. तो बात ऐसी है कि आज अशोक जी अपनी आखिरी मधुमालती कर रहे हैं, पर बात भी है ना कि खुली किताबों के सफ़े उलटते रहते हैं. हवा चले न चले दिन पलटते रहते हैं. तो दिन पलटते पलटते यहाँ तक आ गए. तो अशोक जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी आपकी विविध भारती का पहला दिन जी, जब आपने मरीन लाइंस में विविध भारती में पहली बार कदम रखा जी, तो वो दिन कुछ आपको याद आता है? जी, वो मार्च महीने का दिन था, 16 मार्च. उस दिन मैंने ज्वाइन किया था विविध भारती मुंबई में, और वो मेरी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन था, क्योंकि मैं बेरोजगार था और बस बेरोजगारी की जो रिटायरमेंट होती है उम्र की, उसके कगार पर था. लेकिन थैंक यू, विविध भारती ने मुझे सहारा दिया, मुझे अपना लिया और मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी दी. जी. कभी जिंदगी में ऐसा सोचा था कि आप नागपुर से लेकर तो मुंबई तक का सफर तय करेंगे? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था मास्टर ऑफ फाइन आर्ट ड्रामा नाट्य शास्त्र की, और उसके बाद जर्नलिज्म किया, और उसके पहले आकाशवाणी नागपुर में मैं बच्चों के लिए बाल विहार लिखा करता था, नाटक, और युवावाणी में भी यहाँ पर काम किया करता था. तो एक ये लगा कि अगर कुछ करना है जिंदगी में, या तो दूरदर्शन में जाएंगे या फिर आकाशवाणी में नौकरी करेंगे. तो चलिए आपकी मनचाही मुराद पूरी हो गई. मुझे अब भी याद आता है कि आपसे पहले मैं विविध भारती गई. जी, आप मेरी सीनियर है. 10 साल वहां पर मैं रही. पर जब विविध भारती में आप आए और आपने अपना एक नया सफर शुरू किया, तो वो सफर बहुत बेहतरीन रहा. और उसके बाद में आपने तो विविध भारती, मैं जब यहाँ पर आई उसके पश्चात आप नागपुर आए थे जी, और विविध भारती को आपने मरीन लाइन से बोरीवली तक भी पहुंचाया था. जी 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 जी. रास्ते में
जितनी भी फाइलें थी, जितना भी सामान था, आप बोरीवली तक, अब विविध भारती श्रोताओं हम आपको बता दें कि बोरीवली में है, तो वहां तक का आपका पूरा साथ रहा और उसके बाद में फिर आप नागपुर आए। तो ये एक लंबा सफर है और इसमें कई लोगों से आप मिले, कई लोगों से आपकी मुलाकातें हुई, कई चीजें आपको याद आ रही होंगी। अक्सर बात ऐसी होती है कि बशर नवाज का शेर है ना कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। तो ऐसे ही होता है कि बहुत सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी कि आप पहले दिन गए, वहां आप किससे मिले, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस हर पल को, इस हर क्षण को फिर से एक बार जिया जाए, फिर से एक बार वो लम्हा आए और हम उन्हें जिए। पर ये तो खैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, पर हमारी यादों में, हमारे ख्यालों में उन पलों को हम जरूर, बिल्कुल हर पल, आप क्या रिटायर्ड होने के बावजूद भी आप अपने घर में उन पलों को जी सकते हैं और उन पलों को फिर से महसूस कर सकते हैं। तो चलिए हम श्रोताओं को एक गाना सुना देते हैं, बाद में आपकी जिंदगी। भारती में काम करते हुए बहुत मजा भी आया और खासकर यानी वहां पर 2 शिफ्ट्स होती थी और उसमें बीच में हम जाकर कहीं से कुछ खा के आ जाते थे। नीचे खाओ गली थी और नीचे CGHS का ऑफिस भी था, जहाँ कई बार आपके पैर में लगने के चोट, लोकल से चोट लगने के बाद आप गए भी हैं, और बहुत सारी चीजें याद आती हैं कि शनिवार को दिन हम खास तौर पर काम करते थे और उसके बाद हम वहां पर एक राम की छोटी सी कैंटीन हुआ करती थी, वहां पर दाल भात खाया करते थे, शिवा खिलाया करता था दाल भात। तो ये एक लंबी सी दास्तान है और उसमें बहुत सारी चीजें याद होने लायक। आपको कभी उसमें का कोई वाकया याद आता है? श्रद्धा जी, मैं आता था कल्याण से वीटी, और फिर वीटी से चर्च गेट तक पैदल ही आता था, आजाद मैदान होते हुए, और वहां से बड़े भैया यानी आदरणीय कमल शर्मा जी उस वक्त डोंबिवली में रहा करते थे और मैं कल्याण से, तो सफर तो लोकल का था और इस लोकल के सफर में मैं 3 बार मरते मरते बचा, लोकल लोकल का डिब्बा पकड़ने के लिए। वैसे लोकल के साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी जाती हैं। जी। सफर भी बड़ा अच्छा लगने बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरे लोग साथ में बैठते थे, गाना वाना बजाना होता था सब वहां पर, और फिर वहां से हम अपना कार्यक्रम करते थे। जी, तो ये तो हो गई आपकी एक कहानी की, यानी बहुत सारी चीजें उनके साथ जुड़ी हैं। जी। ऑफिस में काम करते समय कई बार, यानी उस समय तो ऐसा भी हुआ है कि उस समय कुछ दंगे भी हुए थे। जी। ऐसी भी परिस्थितियां थी कि जब आप ऑफिस में रहे भी थे, जी। ऐसी भी परिस्थितियां थी कि ब्लैकआउट भी हुआ था और उस समय भी रहने का मौका मिला। तो मुंबई में ऐसी चीज होती है, जैसे कहते हैं कि मुंबई की बारिश जब आती है तो समझ में नहीं आता और उसका कोई अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता। वैसे भी मुंबई का जीवन बहुत ही ऐसा जीवन है कि हर पल क्या गुजरेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मुंबई का जीवन सिखाता बहुत है, इंसान को जीना सिखा देता है। किसी भी सूरत में, कैसी भी परिस्थिति में आप सरवाइव कर जाते हैं वहां पर। और जैसे 2 राइड्स हमने देखे उस वक्त, तो आप भी बंबई में थी, दिसंबर 1992 और मार्च 1993 में, और वो सारे हादसों में से हम गुजरे, अपने आप को बचाते हुए, अपने साथियों को, अपने ऑफिस के कर्मचारियों को उनके घर तक पहुंचाने से लेकर सारा काम हमने उस वक्त किया। बहुत बार मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए जी। हाँ। और आज अभी पुरानी यादें पूरी ताजा हो रही हैं। उसके बाद हम लोग नागपुर आए, नागपुर में भी एक अरसे तक साथ रहे हैं और श्रोताओं मुझे बताते हुए बेहद खुशी होती है कि अशोक जी के साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, बहुत सारे हमारे सुनो कहानी, आकाशवाणी, हाँ वो भी बनाई, आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स के बहुत सारे फीचर्स बनाए, उसमें मुझे बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, अशोक जी को भी पुरस्कार मिले और हम चाह रहे थे कि इस बार अशोक जी इंडिपेंडेंटली उनका खुद का पुरस्कार लेकर आए, पर अब ये क्या करें, कोरोना आ गया। खैर, पर फिर भी हम चाहेंगे कि कभी उसका रिजल्ट आता है तो आप जरूर वो, कि आना तो सभी को अच्छा लगता है किसी का, पर जाना बड़ा बुरा लगता है। तो मन में एक थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी कसक तो है, पर मुझे खुशी इस बात की है कि आपने अपना सफर एक 0 से शुरू किया जी, और आज वो 0 न जाने कितने 1 पर लगा हुआ है जी। और ऐसे ही आपकी जो श्रोताओं की संख्या है वो 0 से कई 0 से बढ़ती चली गई जी। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी के सफर के बारे में। श्रद्धा जी, जब मैंने आंखें खोली, यानी जब बच्चा माँ के पेट से निकलने के बाद जब उसको पता चलता है कि हाँ ये घर है मेरा, तो जब मैंने आंखें खोली तो वो मेरा घर था, रेलवे की वैगन जिसको बोगी कहते हैं, उस बोगी में, उस रेलवे के वैगन में, ये वो मेरा घर था। और
उसके बाद हम रेलवे क्वार्टर्स में रहे, आजनी के रेलवे क्वार्टर्स में, और उसके बाद में मैं गया झोपड़पट्टी में रहने के लिए। ये मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ झोपड़पट्टी, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ स्लम एरिया। मुझे गर्व होता है इस बात का कि मैं उस जगह से निकला हूँ जहां पर मेरे कई साथी बदमाश थे, गुनहगार थे, कई लोगों को जेल हो गई, कुछ लोग आज भी जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में से मैंने अपने आप को अलग निकाला और मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा लोहा लोखंड का धंधा किया, ठेले पर चादरें बेची कांधे पर रखकर। इन सारे बीच में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारा, बहुत, यानी इतना मारा कि मैं अधमरा हो गया। फिर मैंने सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझे मारा क्यों, तो बाद में पता चला कि मेरे पिताजी का एक सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छा व्यक्ति बने। उसके बाद मैंने भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एक भाषण पढ़ा और वो भाषण उन्होंने दिया था सोलापुर के विद्यार्थियों के सामने और उसमें विशद किया था पढ़ाई का महत्व। उस भाषण ने मेरी जिंदगी में पूरा चेंज लाया और वहां से लेकर मैं नाइट स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में मैंने पूरी पढ़ाई नागपुर में की। यानी कहते हैं कि सोना तप कर ही निखरता है। जी। तो आपने बहुत सारे मुकाम, बहुत सारे एक एक जगह से होते हुए गिरते, पढ़ते, उठते, संभलते और बहुत सारी परिस्थितियों को आपने मुंह देते हुए आप पहुंचे मुंबई तक और मुंबई के बाद नागपुर तक। और आज आपके माशाल्लाह आपका पूरा परिवार सुखाल है, हाँ। बढ़िया है, खुश है, बढ़िया 2 बेटियां हैं आपकी जो भी उन्होंने भी अच्छे मुकाम हासिल किए हैं और शोध कार्य कर रही हैं। जी, PhD कर रही मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी भी आपकी बकायदा आगे पढ़ी रही है। जी। तो यानी एक खुशहाल जिंदगी आपने पाई। बिल्कुल। तो उसकी जैसी खुशी जी। दूसरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि सही। जो पास में है, जो अपने पास है और जो मिल रहा है उससे उतनी खुशी हासिल नहीं होती जो न मिलते हुए और अचानक मिल जाए। और हमारे कर्मों से और हमारे प्रयत्नों से जो चीज हासिल होती है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखती है। और जिंदगी में आपने वो मुकाम पाया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। और राजा मेहदी अली खां साहब का इतना सुंदर कलाम अभी आपने सुनवाया, अच्छा लगा। आपके पुराने गीत सदैव याद आते रहेंगे आपकी मधुमालती के जरिए। जब भी पुराने गीत बजाएंगे तब अशोक जी हमें याद आएंगे, क्योंकि आपकी जो चॉइसेस थी, आपका जो बजाना था, आपके जो कार्यक्रम थे वो अपने आप में अलग थे, अनूठे थे। इसमें बोलने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई मुझे। और आपकी जिंदगी के, यानी हम कई लोगों को याद करते हैं जब रुखसत करते हैं, तो कई ऐसे लोग जिनका ऋण आप पर सदैव रहेगा या जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं, उनके बारे में बताइए। श्रद्धा जी, सबसे पहले तो माँ बाप का ऋण जो हमारे ऊपर होता है वो बहुत बड़ा होता है। मेरी माँ रेलवे में और मेरे पिताजी दोनों भी रेलवे में कैजुअल लेबर थे और वो रेलवे लाइन पर काम किया करते थे, छनाई पैकिंग का काम और ढुलाई का काम करते थे। और उसके बाद मेरी मम्मी ने मेडिकल कॉलेज में पुराने वार्ड नंबर 21 के आगे चल कैंटीन है जो मातृ सेवा संघ नागपुर चलाती थी, वहां पर 1976 से काम करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी हाथ रिक्शा चलाते थे और हाथ रिक्शा चलाते चलाते ही उन्होंने पूरी जिंदगी हाथ रिक्शा चलाया, मेरी नौकरी लगने के बावजूद भी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि मैंने रास्ते पर बैठकर भीख भी मांगी है। मुझे उस बात का मलाल नहीं है, मुझे बुरा भी नहीं लगता ये बताने के लिए कि मैंने तेलंगखेड़ी के हनुमान मंदिर के आगे और वहां पे बगीचे को लगकर एक शंकर का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, वहां पर भी मैंने मेरी नानी के साथ बैठकर भीख मांगी है। दिन ही ऐसे थे, गरीबी इतनी ज्यादा गरीबी थी कि 2 वक्त की 2 जून की रोटी भी जुटा पाना मेरे माँ बाप के लिए बहुत ही दुश्वार था। जी। तो उस चीज को आप स्वीकार करते हैं, उस चीज को सबके सामने रखते हैं, ये आपका बड़प्पन है। क्योंकि कई लोग अपने अच्छे दिन छुपा देते हैं, बुरे दिन छुपा देते हैं, अच्छे दिनों का जिक्र करते हैं। तो वाकई में आप जब भी मुझसे भी बात आपने की है या आपके साथ इतना अरसा बीता है, तो आपने इन सारी चीजों का जिक्र करते हुए जरा भी मलाल या जरा भी आप हिचकिचाए नहीं, या आपके व्यक्तित्व की एक खास बात की जाएगी। और दूसरी एक खास बात आपकी ये कही जाएगी कि जब भी आपसे कोई चीज के बारे में कहा गया या मदद मांगी गई तो वो मदद आपने बकायदा दी
जी। और हरदम साथ निभाया है। और खासकर रेडियो के लिए तो आप अपना कार्यक्रम बनाने के लिए अभी भी आप बकायदा 4-4 घंटे 5-5 घंटे कार्यक्रम रिकॉर्ड करते हैं और जी। उसके बाद में लोगों को सुनाते हैं। तो रेडियो से तो आपकी बहुत सारी यादें हरदम जुड़ी रहेंगी। जी। एक गाना और सुनते हैं। तो अशोक जी, मुझे आपका डबिंग करना भी बड़ा याद आता है कि आप बड़े गिन गिन के कि इतने मिनट पे ये आएगा, सेकंड, इतने मिनट पे इतने सेकंड पे ये गाना, जी। तो उसके बीच में इतना म्यूजिक हम डालते हैं जी। या वो जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, उनके लिए इतना सेकंड का हम गैप देते हैं म्यूजिक के और उसके बाद हम गाना लगाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो नपाई तुलाई की बातें भी मैंने बहुत देखी जो हमारे श्रोता नहीं समझ पाएंगे, जो एडिटिंग डबिंग की दुनिया में है वो इसे समझ सक रहे होंगे कि ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं जब हम कार्यक्रम बनाते हैं। आपने भी तो बहुत सारे कार्यक्रम बनाए होंगे जी, यहीं पर भारती में भी, यहाँ पर भी। खासकर मेरा नाटकों से जुड़ाव रहा है। आकाशवाणी नागपुर में बहुत सालों तक मैंने उस विभाग में सहायक के रूप में काम भी किया है और मुझे गर्व है कि मैंने उस विभाग को संभाला जहां पर अनुराधाताई जोशी जैसी एक महान व्यक्ति काम करती थी नाटक के लिए और उन्होंने ही मुझे आकाशवाणी में पहला बाल विहार लिखने के लिए मौका दिया था। साथ ही हमारे सर थे पुरुषोत्तम दारवेकर जी, उन्होंने भी उस डिपार्टमेंट को संभाला था। मैं इन बड़े लोगों के डिपार्टमेंट में काम किया, इसका मुझे बहुत आनंद है जी। तो इसके कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपको हैं कि आप कभी ड्रामा बनाते हुए बड़ा मजा आया होगा आपको, या कभी स्क्रिप्ट नहीं मिलती, कभी कुछ खुद को लिखना होता है, या कभी बड़े बड़े आर्टिस्ट मिल जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में या ऐसे ड्रामाज में, तो कई लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी उस पर। श्रद्धा जी, यहाँ पे खट्टी मीठी यादों का तो बहुत बड़ा ये है संग्रह है, पुलिंदा है। लेकिन मैं यहाँ से रुखसत होने से पहले हमारे आकाशवाणी नागपुर कार्यालय के प्रशासकीय विभाग के सभी कर्मचारी मित्र, हमारी आवाज श्रोताओं तक पहुंचाने वाले सभी इंजीनियर साथी, कार्यक्रम विभाग के कार्यक्रम अधिकारी सुनालिनी शर्मा जी, प्रदीप जारोंडे, सचिन लाडोड़े, प्रकाश आत्रा, मीनल पाठराबे, संगीता अरजपुरे, विजय हावरे, मनोज जैन, विजय सिंह राजपूत, इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही रविंद्र भूसारी हमारे उद्घोषक, श्रद्धा भारद्वाज जी, राधिका पात्रिकर, चंद्रकला नागोत्रा जी, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। और साथ में जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है वो मेरे आदर्श भी रहे रेडियो में, उनका नाम है स्मृति शेष मधुकर राव गायकवाड़ जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आकाशवाणी में आज भी उनका नाम बड़े ही फक्र के साथ लिया जाता है। तो अशोक जी, आज आप अपना आखिरी मधुमालती कार्यक्रम कर रहे हैं जी। मुझे आखिरी बोलने में ना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इसके बावजूद आगे भी आप हमारे साथ आते रहेंगे, आवाज के जरिए जुड़े रहेंगे। आवाज ऐसी एक चीज होती है कि जो कभी मिटाए नहीं मिटती। ये व्यक्ति चला जाता है पर आवाज के जरिए उसका नाम सदैव लोगों की स्मृति में रहता है, लोगों के साथ रहता है, लोगों के जहन में रहता है। तो ये दौर खत्म हुआ तो क्या एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी, है ना? जिसमें इसमें कुछ और बात थी, उसमें कुछ और बात होगी, बस ऐसे ही हम समझते हैं। और आपको भावी जीवन की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहेंगे कि आप सदा हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ कार्यक्रमों के जरिए, अपने टेलीफोन कॉल्स के जरिए, अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने फेसबुक के जरिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की ओर से आपके लिए। और चाहेंगे कि आप बहुत हंसते हुए हमसे विदा लें क्योंकि और भी बहुत सारे काम आगे चल के करना है। और मैंने जैसा शुरू में कहा था कि बशर नवाज का जो कलाम था कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। तो ऐसे मौज को ठहराते रहिए और पुरानी यादों को ताजा करते रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोता, आपकी मोहब्बत के सहारे वर्षों मैंने आपका मनोरंजन किया। कोई गुस्ताखी हो गई हो तो फिर से एक बार कहता हूं कि माफ कर देना। अब इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ। अब अशोक जम्बू
विविध भारतीचं हे नागपूर केंद्र आहे. श्रोते प्रसारित करीत आहोत ठळक मराठी बातम्या. आकाशवाणी नागपूर वीणा डोंगरवार आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे. राज्यात कोरोना विषाणू संसर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे असलेले निर्बंध 15 जूनपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.